दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 17 मार्च। तो चलिए 17 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं होती। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, हृदय प्रिय मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, अब चलिए आज यानी 17 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज की जो पहली खबर है वह है कृषि पर भारत और किस देश की पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो आपको बताना है कि कृषि पर भारत के साथ एक और देश जुड़ा है जिसके साथ हाल ही में संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है, या इसे आप कह सकते हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप या संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है, आपको यह बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है चिली। तो कृषि पर भारत और चिली के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। डी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, हाल ही में यानी 12 मार्च के दिन भारत और चिली के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है और वर्चुअल मोड में यह बैठक आयोजित हुई है। ठीक है ना, किसमें? वर्चुअल मोड में यह बैठक आयोजित की गई है और मुख्य रूप से इसका जो विषय था वह क्या था? कृषि था। ठीक है ना, तो यह कृषि पर यह बैठक आयोजित की गई है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हो गया है। ठीक है, और वह 83 वर्ष के थे। उनका संबंध किससे है? आपको बताना है कि हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ है और वह 83 वर्ष के थे। उनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है अभिनेता थे वो, ऑप्शन बी है वो निर्देशक थे, ऑप्शन सी है अभिनेता और निर्देशक दोनों थे, और ऑप्शन डी है न तो अभिनेता थे और न ही निर्देशक। तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताइए। तो देखिए देव मुखर्जी का निधन हुआ है 83 वर्ष की आयु में, और वह एक अभिनेता भी थे और एक निर्देशक भी थे, यानी सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, वह अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। अब देखिए एक पिक्चर आई थी, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र फिल्म के जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे वो थे अयान मुखर्जी। ठीक है, अयान मुखर्जी के पिता हैं ये देव मुखर्जी। ठीक है ना, तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के जो डायरेक्टर थे अयान मुखर्जी, इन्हीं के पिता हैं देव मुखर्जी। और देव मुखर्जी जो है स्वयं एक अभिनेता रहे थे और एक निर्देशक भी रहे थे, सफल निर्देशक रहे थे। ठीक है, इनका हाल ही में देव मुखर्जी जी का निधन हो गया है मुंबई में। ठीक है, एक चीज और जानिए कि जो देव मुखर्जी थे ये फिल्म अभिनेत्री हैं काजोल। आप इनका नाम जानते होंगे, अजय देवगन की पत्नी है। काजोल के चाचा थे। ठीक है, यह काजोल के चाचा थे, इस बात को भी याद रखिएगा। तो देव मुखर्जी एक प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि दुबई में $3 बिलियन के निवेश के साथ एफडीआई के लिए शीर्ष देश कौन सा बन गया है, या शीर्ष स्रोत देश। ठीक है, सोर्स कंट्री आप कह सकते हैं, शीर्ष स्रोत देश कौन सा बन गया है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। देखिए दुबई में कुल $3 बिलियन का निवेश आया है, एफडीआई आई है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब देखिए जो दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया वो कितने का आया? $3 बिलियन का निवेश आया। और इस निवेश के साथ जो है एफडीआई के लिए जो शीर्ष स्रोत देश बना है वह बना है भारत। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए भारत ने वर्ष 2024 में, ठीक है, भारत ने वर्ष 2024 में दुबई में जो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका अग्रणी सोर्स देश बन गया है। ठीक है, अग्रणी स्रोत देश बन गया है, यानी सबसे ज्यादा भारत ने निवेश किया है। और कितना निवेश किया है? और साथ ही एक चीज और ध्यान रखिए कि इसने
अमेरिका को पीछे छोड़ा है इस मामले में, इसने फ्रांस को पीछे छोड़ा है इस मामले में, और यूके को पीछे छोड़ा है। ठीक है, और इन देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत दुबई में निवेश करने वाला शीर्ष देश बन गया है। ठीक है ना। अब देखिए दुबई में जो टोटल एफडीआई आई है वर्ष 2024 में, उसमें से जो भारत की हिस्सेदारी है वह है 21.5%। ठीक है, तो टोटल एफडीआई का 21.5% भारत ने निवेश किया है। कहां? दुबई में निवेश किया है। ठीक है, जबकि अमेरिका ने कितना किया है? अमेरिका ने 17.5% किया है टोटल एफडीआई का, फ्रांस ने 11% किया है। ठीक है, और इसी प्रकार देखेंगे तो यूके ने कुल एफडीआई का 10% दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इन देशों से बहुत ऊपर है भारत। भारत ने दुबई में आए हुए टोटल एफडीआई का 21.5% इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दुबई में निवेश करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है, तो वह बना है भारत, और वर्ष 2024 की कहानी है ये, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए अब आज का हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हमारा चौथा प्रश्न है वेव्स। वेव्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है कि वेव्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन मुंबई में होने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए यह पहला ही संस्करण है। ठीक है ना, वेव्स का ये पहला ही संस्करण है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर वेव्स क्या है। जिसका पहला संस्करण जो शिखर सम्मेलन का है वह मुंबई में आयोजित होने वाला है। तो वेव्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वह है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ठीक, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट ये है वेव्स का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वेव्स का जो शिखर सम्मेलन है ये पहला शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन 1 से 4 मई तक मुंबई में किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और वेव्स का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, आइए आज का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि किस देश ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को दोगुना यानी 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। ठीक है, तो कनाडा का स्टील और एल्यूमिनियम जो आयात होता है उस पे टैरिफ को दोगुना यानी 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी किस देश ने की है? ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए किस देश ने यह धमकी दी है? तो देखिए अमेरिका। आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आया है तब से उन्होंने एक टैरिफ वार जैसा मामला शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया में इस समय आप शेयर मार्केट देख लीजिए, केवल टैरिफ प्लान के चक्कर में शेयर मार्केट बैठे जा रहे हैं। फिर से मंदी की स्थिति दिखाई दे रही है और बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। उन्होंने कई देशों पे टैरिफ प्लान को लेकर के मतलब अपनी घोषणा की है कि जितना टैरिफ सामने वाला देश लेता है उतना ही टैरिफ हम भी लेंगे, और इसको लेकर एक जो है ट्रेड वार जैसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए कनाडा के संबंध में एक बात और याद रखिएगा, हाल ही में कनाडा में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। आपको पता है कि भारत और कनाडा के बीच अभी संबंध बहुत तनावपूर्ण थे और उसमें जो है जस्टिन ट्रूडो का योगदान बहुत ज्यादा था इस संबंध को लेके। ठीक है, तो जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई है। नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? वहां के मार्क कार्नी बनेंगे। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पे जस्टिन ट्रूडो के स्थान पे मार्क कार्नी को नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और ओटावा किस लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए फेमस है बहुत। ठीक है ना, ओटावा कागज उद्योग के लिए फेमस है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पीएम युवा 3.0 योजना प्रधानमंत्री द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, किस योजना की बात हो रही है? पीएम 3.0 योजना या पीएम युवा 3.0 योजना की बात हो रही है। ठीक है, तो इस योजना के द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए शुरू की गई है यह योजना, तो यह बिल्कुल कथन सही है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। दूसरा कथन है कि पीएम युवा 3.0 योजना शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो पीएम युवा 3.0 योजना जो है वह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है और यह भी कथन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार यह दोनों कथन सही है। देखिए, इसमें दो चीजें याद रखिएगा। एक तो पीएम युवा 3.0 योजना जो है उसका जो उद्देश्य है वह युवा लेखकों को मार्गदर्शन देना है। ठीक है ना, और दूसरा जो कथन है उसका जो मजमून है पूरा वह है कि पीएम युवा जो 3.0 योजना है यह किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। यह भी कथन याद रखिएगा, यह दोनों कथन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है ना। अब एक चीज और जानिए कि जो यह योजना है पीएम युवा 3.0 योजना, इसके तहत जो 30 साल से कम उम्र के युवा हैं, कितने? 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, कम उम्र के युवा या कम उम्र के महत्वाकांक्षी युवा लेखकों को पढ़ने, लिखने और किताबों के समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है ना, 30 साल से कम उम्र के युवा लेखक जो हैं, युवा लेखक उनके पढ़ने, लिखने और किताबों की संस्कृति या किताबों के समाज को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, पीएम युवा 3.0 योजना का, तो इस बात को याद रखिएगा। अब आइए आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि किस प्रदेश की सरकार ने अपने सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रदेश की सरकार ने अपने सभी नगर निगमों को, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो बताइए कि किस प्रदेश की सरकार ने अपने सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, यह सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सरकार ने अयोध्या में यह प्रयोग किया था। कहां? अयोध्या नगर निगम में सरकार ने यह प्रयोग किया था कि अयोध्या नगर निगम को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया था। और आपको पता है कि वहां पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की एक इकाई लगी है। ठीक है ना, और उसकी वजह से जो अयोध्या नगर निगम है वह जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की एक इकाई है और इसी के द्वारा जो है अयोध्या नगर निगम पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। अब इसी अनुभव के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। ठीक है ना, कितने हैं? 17 नगर निगम है। और अगर हम आपसे यह पूछें कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन बना था, तो उत्तर प्रदेश का 17वां जो नगर निगम बना था, यानी आखिरी या आप लेटेस्ट कहिए, तो वह बना था शाहजहांपुर। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम था और इसे कब बनाया गया था? तो अप्रैल 2018 में इसे नगर निगम घोषित किया गया था। कब? अप्रैल 2018 में। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और अयोध्या, वर्तमान में अयोध्या नगर निगम जो है वह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित नगर निगम है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब एक चीज और, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहा? बुंदेलखंड क्षेत्र में 5000 मेगावाट, किसके? 5000 मेगावाट का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में 5000 मेगावाट का एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस बात को भी याद रखिएगा।
ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसका उत्तर है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश है सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में चीन ने कितने हजार किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? आपको बताना है कि हाल ही में चीन ने जो रडार तैनात किया है उसका रेंज कितना है। ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 5000 किलोमीटर। तो देखिए चीन ने अभी हाल ही में एंटी हाइपरसोनिक रडार बनाया है और जिसकी जो दूरी है निगरानी की वो है 5000 किलोमीटर। ठीक है, यह 5000 किलोमीटर दूर से ही किसी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है कितनी दूरी से, 5000 किलोमीटर की दूरी से। और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है लार्ज फेज्ड एरे। ठीक है, लार्ज फेज्ड एरे या इसे कहते हैं LPR रडार। ठीक है, लार्ज फेज्ड एरे रडार या इसे कहते हैं LPR रडार। ठीक है, इसकी जो निगरानी की पूरी दूरी है, इसका जो रेंज है वह है 5000 किलोमीटर। अब देखिए चाइना ने जो ये विकसित किया है ना रडार, अब इसकी वजह से ये भारत पे बहुत तगड़ी निगरानी कर सकता है। भारत में जहां मिसाइल परीक्षण होता है, जहां कोई भी मान लीजिए किसी परमाणु परीक्षण भी हो रहा है, किसी भी परीक्षण पे वह लगातार निगरानी कर सकता है। देखिए जो भारत का मुख्य परीक्षण केंद्र है वो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए व्हीलर द्वीप या इसे अब क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। यह जो द्वीप है यह भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अग्नि मिसाइल का परीक्षण करना है तो वह कहाँ किया जाएगा, वह व्हीलर द्वीप पे या अब्दुल कलाम द्वीप पे किया जाएगा। लेकिन ये जो व्हीलर द्वीप है यह चाइना से मात्र 2000 से 2200 किलोमीटर के बीच स्थित है। ठीक है, 2000 किलोमीटर से लेकर के 2200 किलोमीटर के बीच यह द्वीप स्थित है। और जब चाइना से इतने नजदीक है, चूंकि चाइना का जो रडार है उसकी पूरी रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर की है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी गतिविधि व्हीलर द्वीप पे होती है तो उसकी जानकारी चाइना को जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो इतना पावरफुल रडार बनाया है चाइना ने, एंटी हाइपरसोनिक रडार कहते हैं इसे, LPR के नाम से जानते हैं, लार्ज फेज्ड एरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इसकी जो दूरी है वो 5000 किलोमीटर है, इस रडार की दूरी रेंज। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न, यानी 17 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हाँ, अपने अनुभव को हमारे साथ साझा जरूर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।